हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को फार्म मशीनरी एंड पावर का 8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कूलिंग सिस्टम ऑफ इंजन। इंजन की शीतलन प्रणाली, जो कि दोस्तों हर बार एग्जाम पूछता है, तो इसको सबसे पहले हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को पहले मैं बता देता हूँ क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे पीडीएफ से कि क्या होता है। तो दोस्तों, जब इंजन चलता है तो इंजन में गर्मी पैदा होती है। उसी गर्मी को कम करने के लिए इंजन में कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है। यदि इस गर्मी को कम नहीं किया जाएगा तो दोस्तों जो पिस्टन है वो सीज हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ताप बढ़ने से जो धातु होता है, जो पदार्थ होता है, मेटल होता है, उसका आयतन होता है, वो पिघलने लगता है, उसका प्रसार होने लगता है। इसलिए इंजन में कूलिंग सिस्टम होना बहुत आवश्यक है। तो इंजन में दो तरह के कूलिंग सिस्टम पाए जाते हैं। पहला वाटर कूलिंग सिस्टम होता है, दूसरा एयर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? जब दोस्तों इंजन को ठंडा करने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं तो उसे वाटर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। और जब इंजन को प्रयोग करने के लिए हवा का प्रयोग करते हैं या हवा के द्वारा जब इंजन ठंडा होता है तो उसे एयर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो कूलिंग सिस्टम ऑफ इंजन, इंजन की शीतलन प्रणाली। इंजन चलने पर गर्मी पैदा करते हैं। अगर इस हीट को बाहर न निकाला जाए तो इंजन के पिस्टन सीज यानी फंस जाते हैं, क्योंकि ताप बढ़ने से धातु के आयतन में प्रसार होता है। आप लोग देखे होंगे दोस्तों, गांव में भी लोहे को गरमा कर सब लोग पीट के उसका आकार बदल देते। तो वही बताया जा रहा है कि यदि ज़्यादा ताप बढ़ेगा तो जो धातु होगा उसका आयतन होगा, उसका प्रसार बढ़ेगा। इससे बचने के लिए ही इंजन को ठंडा रखना पड़ता है। इंजन में दो तरह के कूलिंग सिस्टम पाए जाते हैं। पहला वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा एयर कूलिंग सिस्टम। वाटर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें गर्म इंजन को पानी का उपयोग करके ठंडा किया जाता है। इस प्रकार के सिस्टम को वाटर कूलिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जिसके द्वारा छोटे इंजनों को हवा के माध्यम से ठंडा करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया को एयर कूलिंग सिस्टम भी कहते हैं या डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम प्रोसेस भी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कूलिंग सिस्टम, इंजन की शीतलन प्रणाली क्या होती है। दूसरा दोस्तों, भारतीय कृषि में कृषि अभियंत्रण का क्या महत्व है। भारतीय कृषि में कृषि अभियंत्रण का महत्व, इंडियन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का क्या महत्व है, उसी को बताना है। तो दोस्तों, आज की जो बढ़ती जनसंख्या है, इसके लिए भोजन, वस्त्र और अन्य रहन सहन की जो सुविधा है, उनकी पूर्ति परंपरागत तरीके से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोस्तों जनसंख्या इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस तरीके से इसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। तो आधुनिक कृषि में कार्यों को समय समय पर वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखकर उन्नतशील तरीके से करने के लिए ही अन्य ज़रूरतों के साथ साथ यंत्र की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे भारतीय कृषि में। तो चलिए देखते हैं। आज की बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र एवं अन्य रहन सहन की सुविधाओं की पूर्ति परंपरागत तरीके से खेती करके पूरी नहीं की जा सकती है। पहले जनसंख्या कम था, इसलिए परंपरागत खेती करके पूरी की जा सकती थी, लेकिन अब नहीं की जा सकती है। आधुनिक कृषि में कृषि कार्यों को समय पर वैज्ञानिक बातों को ध्यान में रखकर उन्नतशील तरीके से करने के लिए कृषि में अन्य जरूरतों के साथ ऐसे यंत्र एवं विधियों की आवश्यकता होती है जो कार्य को उचित रूप में कर सके। आज संसार के उन्नतशील देश कृषि क्षेत्र में अधिक पूंजी एवं उन्नतशील यंत्रों एवं अभियंत्रण की आधुनिक खोजों को कृषि में प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में उच्च सीमा पर पहुंच चुके हैं और आगे भी प्रयत्नशील हैं। हमारे देश की वैज्ञानिक भी पीछे नहीं है, परंतु कृषि क्षेत्र में धन की समस्या एवं नित्य आविष्कारों को तुरंत उपयोग न कर सकने के कारण हम संसार के अन्य कृषि करने वाले देशों से पिछड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यही हमारे भारतीय कृषि में कृषि अभियंत्रण मतलब कृषि के जो एग्रीकल्चर इंजीनियर होते हैं उनका महत्व है। तो दोस्तों, हमारा देश भी पीछे नहीं रहा है, लेकिन हमारे देश में जो धन की समस्या है और नया आविष्कार होने के बाद तुरंत उपयोग न करने की समस्या है, इस कारण से हम लोग अन्य देशों से पिछड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भू परिष्करण, टील एज क्या होता है? किसी खेत में फसल का बीज बोने से पहले
उसकी मृदा को उचित अवस्था में लाना तथा फसल के लिए कुल वृद्धि काल में मृदा की इस उचित अवस्था को अधिकतम उत्पादन के लिए फसल के अनुकूल बनाए रखने की क्रिया को भूपरिष्करण कहते हैं। दोस्तों, फसल के बुआई से लेकर फसल के कटाई तक की जो भी क्रिया होती है उसे भूपरिष्करण कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो ये दो प्रकार का होता है, अभी आगे मैं आप लोग बताऊंगा। फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले कार्य फसल की बुआई से पहले एवं बुआई के बाद भूमि में जो भी कृषि क्रियाएं की जाती हैं उसे कर्षण क्रिया या भूपरिष्करण कहते हैं। तो यह भूपरिष्करण हो गया। इसका इम्प्लीमेंट में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको मैं यहीं पे करके भूल गया था इतना, तो आगे मैंने इसका लिया है और पार्ट आगे देखेंगे। क्लच क्लच के कार्य क्या होते हैं दोस्तों। जो क्लच होता है यह इंजन की पावर को गियर बॉक्स से तोड़ने व जोड़ने का कार्य करता है। क्लच क्या करता है, इंजन की पावर को गियर बॉक्स से जोड़ने व तोड़ने का काम करता है। इंजन को न्यूट्रल पोजीशन में स्टार्ट करने में मदद करता है। यह इंजन की पावर से वाहक को बिना झटका दिए धीरे धीरे चलने में मदद करता है। तो ये सब क्लच के कार्य हैं। नीचे देखेंगे फार्म पावर क्या होता है, प्रक्षेत्र शक्ति जिसे कहते हैं। तो जो भी शक्ति फार्म पर हम विभिन्न प्रकार की कृषि क्रियाओं को करने के लिए प्रयोग करते हैं उसी को फार्म पावर कहते हैं। जैसे दोस्तों हमने खेत की जुताई कर दी, तो दोस्तों यह भी एक फार्म पावर। खेत में दोस्तों हम लोग निराई गुड़ाई कर रहे हैं तो यह भी एक फार्म पावर। तो हम जो भी शक्ति, चाहे जो शक्ति हो, हम फार्म पर कोई भी विभिन्न कार्य करने के लिए करते हैं तो उसी क्रिया को फार्म पावर कहते हैं या प्रक्षेत्र शक्ति कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं अभी आप लोग समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे चैनल का लिंक दिया गया है, एग्री स्कोप के नाम से चैनल है, आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों में से जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो बनाता है वो मेरे पास लिंक भेज दे, मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसमें भी आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं अब लुब्रिकेशन सिस्टम ऑफ इंजन। इंजन का लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो इंजन के मूविंग पार्ट को रगड़कर घिसावट व उष्मा उत्पन्न होने से बचाने के लिए चिकने पदार्थ की लेयर जो लिक्विड की ओर लगाई जाती है। तो इंजन जो होता है उसके जो मूविंग पार्ट होते हैं, जो इंजन के पार्ट घूमते हैं, वह रगड़कर जहाँ पे रगड़ेंगे वहाँ पे घिसावट पैदा ना हो, इसके लिए दोस्तों उससे बचाने के लिए चिकने पदार्थ लुब्रिकेट मीटर मैटर का दोस्तों प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेट लेयर का प्रयोग किया जाता है जो लिक्विड होती है। तो उसी लुब्रिकेट की लगाने की पद्धति को ही लुब्रिकेशन सिस्टम कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है ग्रीसेस लुब्रिकेशन सिस्टम और दूसरा होता है दोस्तों ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम। तो सबसे पहले देखेंगे ग्रीसेस लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो जो स्थिर मशीन होते हैं उन मशीनों में ग्रीसेस कप का प्रयोग ग्रीस लगाने हेतु किया जाता है। जो स्थिर मशीन होते हैं उनमें ग्रीसेस कप का प्रयोग ग्रीस लगाने के लिए किया जाता है। बियरिंग के गर्म होते ही ग्रीस पिघलकर बियरिंग को लुब्रिकेट कर देती है। जब दोस्तों बियरिंग गर्म होता है तो ग्रीस पिघल जाता है और पिघलकर बियरिंग को लुब्रिकेट कर देता है। वो लुब्रिकेट मतलब दोस्तों लेयर लगा देता है चिकने पदार्थ का। ट्रैक्टर में ग्रीसेस गन का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होता है। तो मशीन के गियर को तेल से भिगोकर टूट फूट से रोका जाता है। आईसी इंजन में निम्न भागों को लुब्रिकेट करने की आवश्यकता होती है। तो कौन कौन से भाग होते हैं जिनके लुब्रिकेट करने की आवश्यकता होती है उनको देख लेते हैं। सिलेंडर की दीवार व पिस्टन, पिस्टन पिन, क्रैंक शाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड बियरिंग, कैम शाफ्ट बियरिंग, अदर मूविंग पार्ट एंड कूलिंग फैन, वाल्व एंड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वाटर पंप, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो दोस्तों इतने जो पार्ट होते हैं उसको उनको दोस्तों लुब्रिकेट करना पड़ता है। कौन कौन सा, सिलेंडर की दीवार और पिस्टन, पिस्टन पिन, क्रैंक शाफ्ट एंड कनेक्टिंग रॉड बियरिंग, क्रैंक शाफ्ट बियरिंग, सॉरी कैम शाफ्ट बियरिंग, अदर मूविंग पार्ट एंड कूलिंग फैन, वाल्व एंड वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, वाटर पंप, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अभी आगे टीलेज पढ़ा था पीछे, अब इसका टीलेज इम्प्लीमेंट पढ़ेंगे हम लोग। टीलेज इम्प्लीमेंट, भू परिष्करण यंत्र। तो भूमि की वह तैयारी जिससे भूमि को फसल बोने योग्य बनाकर फसल को हानिकारक खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे टीलेज इम्प्लीमेंट कहते हैं। भूमि की वह तैयारी जिसमें भूमि को फसल बोने योग्य बनाकर
फसल को हानिकारक खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे टीलेज इम्प्लीमेंट कहते हैं। टीलेज इम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी टीलेज होता है और दूसरा होता है सेकेंडरी टीलेज। तो सबसे पहले प्राइमरी टीलेज देखेंगे कि प्राइमरी टीलेज होता क्या है। सबसे पहले तो खेत की तैयारी से लेकर सीड सोइंग तक, बीज की बुआई तक जो भी कार्य किया जाता है उसे प्राइमरी टीलेज कहते हैं। जैसे खेत को समतल करना, खेत के खरपतवार को नष्ट करना, फसल के अवशेषों को नष्ट करना, जुताई करना, पाटा चलाना, बुआई करना इत्यादि। दोस्तों ये सब क्या है, ये सब प्राइमरी टीलेज है। इन कार्यों को करने के लिए हम लोग जिन यंत्रों का प्रयोग करते हैं उसे प्राइमरी टीलेज इम्प्लीमेंट कहते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से इम्प्लीमेंट है। मिट्टी पलटने वाले में देसी हल टीलर और दूसरे मिट्टी पलटने वाले में मोल्ड बोर्ड प्लाऊ एंड डिस्क हैरो। तो दोस्तों मैं इन दोनों को भी कराऊंगा क्योंकि ये सब एग्जाम पूछते हैं, इसलिए इन दोनों को भी मैं कराऊंगा। तो एमबी प्लाऊ दोस्तों एग्जाम बार बार पूछता है। तो एमबी प्लाऊ जो होता है वह बैल से भी चलता है और ट्रैक्टर से भी चलता है। और दूसरा डिस्क प्लाऊ, तो इसको भी देखेंगे और एमबी प्लाऊ को भी देखेंगे आगे। तो मिट्टी पलटने वाले हल में सबसे पहले देखते हैं मोल्ड बोर्ड प्लाऊ को, एमबी प्लाऊ। तो आधुनिक हलों में मिट्टी पलट हल, दोस्तों एमबी प्लाऊ को मिट्टी पलट हल कहते हैं। तो आधुनिक हलों में मिट्टी पलट हल महत्वपूर्ण होता है। इन हलों की बीम प्रायः लकड़ी का बना होता है और संपूर्ण अंग लोहे का बना होता है। इसका महत्वपूर्ण भाग पंखा या मोल्ड बोर्ड होता है जो मिट्टी को पलटने का कार्य करता है। इसकी सहायता से मिट्टी को काटने के साथ साथ भुरभुरी बनाने तथा पलटने का भी कार्य किया जाता है। तो दोस्तों यह एमबी प्लाऊ के बारे में हम लोग देख रहे थे। एमबी प्लाऊ क्या होता है? एमबी प्लाऊ दोस्तों जो होता है इसका बीम जो होता है वह लकड़ी का बना होता है और बीम को छोड़कर और सभी जो इसके पार्ट होते हैं वह लोहे के बने होते हैं। इसका महत्वपूर्ण भाग पंखा या मोल्ड बोर्ड होता है जो मिट्टी को पलटने का कार्य करता है। इसकी सहायता से मिट्टी को काटने के साथ साथ भुरभुरी बनाने के लिए भी कार्य किया जाता है। अब देखेंगे इसके मेन पार्ट कौन कौन से हैं। तो शेयर, दूसरा है लैंडस्लाइड, तीसरा है मोल्ड बोर्ड। तो यह तीनों जिस पार्ट पर रहते हैं उसे दोस्तों कहते हैं फ्रॉग। तो यह हो गया दोस्तों एमबी प्लाऊ या मोल्ड बोर्ड प्लाऊ या मिट्टी पलट हल जिसे कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे, इसके आगे देखेंगे टाइप ऑफ एमबी प्लाऊ। एमबी प्लाऊ के दोस्तों प्रकार है, एग्जाम पूछता है सिर्फ एक नंबर में। तो आप लोग को मैं बता देता हूँ। पहला जो है सिंगल हैंडल प्लाऊ, तो मेस्टन प्लाऊ, वाह वाह प्लाऊ, शाबाश प्लाऊ, प्रजा प्लाऊ, केयर प्लाऊ। तो ये सब दोस्तों किसमें है, ये एमबी प्लाऊ के पार्ट हैं, मतलब टाइप है। दूसरा है डबल हैंडेड प्लाऊ में पंजाब प्लाऊ, विक्टोरी प्लाऊ, यूपी नंबर 1 प्लाऊ, यूपी नंबर 2, टर्न रेस्ट प्लाऊ। तो ये सब दोस्तों इसके टाइप थे। कौन कौन से? सिंगल हैंडल प्लाऊ में हमने देखा मेस्टन प्लाऊ, बाबा प्लाऊ, शाबाश प्लाऊ, प्रजा प्लाऊ, केयर प्लाऊ। डबल हैंडल में देखा पंजाब प्लाऊ, विक्टोरी प्लाऊ, यूपी नंबर 1 प्लाऊ, यूपी नंबर 2 प्लाऊ, टर्न वेस्ट प्लाऊ। अब देखेंगे हम लोग डिस्क प्लाऊ। ये दोनों में इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम पूछता है डिस्क प्लाऊ और एमबी प्लाऊ। तो इन हलों का प्रयोग भी प्रारंभिक जुताई के लिए ही किया जाता है। इन्हें खरपतवार युक्त सख्त मिट्टी तथा जिनमें ठूठ व घास काफी है उसमें चलाना बहुत लाभदायक रहता है। यह हल मिट्टी काटने और पलटने का कार्य एवं घूमने वाले नतोदर तस्तरी की सहायता से करता है, जो कि चलने वाली दिशा की लाइन की ओर, भूमि की ओर एक विशेष प्रकार का कोण बनाती है। ये बैल ट्रैक्टर व यह हल जो होता है वह बैल और ट्रैक्टर दोनों प्रकार से चलाए जा सकते हैं। धान की खेती के उपरांत रबी की फसल की तैयारी हेतु यह बहुत उपयोगी होता है। तो यह था डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ क्या होता है? इन हलों का प्रयोग भी प्रारंभिक जुताई के लिए किया जाता है। इन्हें खरपतवार युक्त सख्त मिट्टी तथा जिनमें ठूठ और घास काफी है उनमें चलाना बहुत लाभदायक होता है। यह हल मिट्टी काटने और पलटने का कार्य करते हैं एवं घूमने वाले नतोदर तस्तरी की सहायता से, जो कि चलने वाली दिशा की लाइन और भूमि की ओर एक विशेष प्रकार की कोण बनाती है। ये ट्रैक्टर और बैल दोनों प्रकार से चलाए जा सकते हैं। धान की खेती के उपरांत रबी की फसल की तैयारी है तो यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो दोस्तों यह हो गया प्राइमरी टीलेज कंप्लीट। अब देखेंगे हम लोग सेकेंडरी टीलेज। सेकेंडरी टीलेज या सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट भी अभी आगे देखेंगे। तो सीड की सोइंग से लेकर क्रॉप हार्वेस्टिंग तक की जो भी क्रिया होती है उसे सेकेंडरी टीलेज कहते हैं। दोस्तों उसमें क्या देखते थे, भूमि की तैयारी से फसल की बुआई तक।
इसमें क्या देखेंगे, फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक की जो भी क्रिया होती है उसे सेकेंडरी टीलेज कहते हैं। जैसे पपड़ी तोड़ना, नमी संरक्षित करने के लिए पाटा चलाना, निराई गुड़ाई, नाली बनाना, ये सब दोस्तों क्या है, सेकेंडरी टीलेज है। इन कार्यों को करने के लिए जिन यंत्रों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे सेकेंडरी टीलेज कहते हैं। तो देखते हैं सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट क्या उन कौन से हैं। तो कल्टीवेटर, टीलर, हैरो, हो, पैडी वीडर, फावड़ा, खुरपी, पतेला, लेबलर आदि, ये सब दोस्तों जो है सेकेंडरी टीलेज इम्प्लीमेंट। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा क्या होता है? सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त वह विकिरण ऊर्जा है जो उस समय निकलती है जब हीलियम परमाणुओं का विखंडन हाइड्रोजन गैस के परमाणुओं में होती है तथा जब यह हाइड्रोजन उच्च तापक्रम पर फिर से संयोग करते हैं तो संलयन के द्वारा पुनः हीलियम के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को सोलर एनर्जी कहते हैं। तो यही सोलर एनर्जी होता है। सोलर एनर्जी यदि आपसे पूछा तो क्या होता है, तो आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं सोलर एनर्जी सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली एक ऊर्जा है जो उस समय निकलती है जब हीलियम परमाणुओं का विखंडन हाइड्रोजन गैस के परमाणुओं में होता है तथा जब यह हाइड्रोजन उच्च तापक्रम पर फिर से संयोग करते हैं तो संलयन के द्वारा पुनः हीलियम के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को सोलर एनर्जी कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमने आप लोगों को जितना बताया समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।